हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है हम अभी जो है एक परिश्रम सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम जो है एग्ज़ाम से पहले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि हमें एग्ज़ाम में अच्छे खासे स्कोर करवा देंगे। तो अगर आपने अभी तक वो पहले वाला वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख के आ जाइए। अब क्योंकि इसके आगे जो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया उसमें लगभग लगभग पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करवाने वाला हूँ। आज हम सिर्फ 20 क्वेश्चंस लेके टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट पॉसिबल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम मैक्रो कवर करने वाले। तो आपने अगर पहला पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो तो पहले आप उसको देख लीजिए, देन इस वीडियो को देखना। आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर डिमांड से, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है बनता है वो है डिमांड। डिफाइन डिमांड। डिमांड क्या होती है? हमें पता है कि डिमांड क्या होती है। जब कोई व्यक्ति कंज्यूमर, है ना, वो क्षमता होती है और कितना गुड्स वो खरीद सकता है मार्केट में, कितनी वस्तुओं को वो खरीद सकता है, उसी को जो है हम डिमांड यानी कि मांग कहेंगे। तो एक क्वेश्चन सिंपल है 2 नंबर के हिसाब से, मांग या डिमांड क्या होता है वो कवर करना रहेगा। उसके बाद हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है लॉ ऑफ डिमांड क्या है। अब लॉ ऑफ डिमांड हमें समझना हो तो उसके लिए हमें जो है समझना पड़ेगा रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग का नियम, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें, मांग का नियम। अब मांग का नियम आपने बच्चों स्कूल में पढ़ा होगा, क्या था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे तो किसी वस्तु की जो डिमांड है यानी कि जो मांग है वो कम हो जाती है, या अगर प्राइस उसके कम होते हैं तो जो डिमांड बढ़ जाती है। इधर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि इसी को हम बोलते हैं विपरीत संबंध या इनवर्स रिलेशन, है ना, बिटवीन किसके होता है, प्राइस एंड डिमांड। तो ये अपने को याद जो है रखना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है। देन हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो वो है डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है हमें वो भी कवर करना रहेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो हमें बताता है, वो भी हमें रिलेशन ही बताता है, प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन ही बताता है। लेकिन इलास्टिसिटी डिमांड जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है बेटा, क्वांटिटेटिव होता है। इसका मतलब अब क्या होता है, क्वांटिटेटिव का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। हमने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी है जहाँ पर जो इलास्टिसिटी होती है वो 1 के बराबर होती है या मोर देन या लेस देन, या हम सभी ने उसको पढ़ा था। तो यानी कि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो है डिमांड को गिन सकते हैं, माप सकते हैं, उसको हम क्वांटिटेटिव है। और जो लो ऑफ डिमांड है वो क्वालिटेटिव, सिर्फ क्वालिटी बता सकता है कि भाई प्राइस इतने बढ़े तो डिमांड इतनी कम हो गई, ये नहीं बताएगा कितने हो गए। तो यही दोनों फर्क रहेगा। फिर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। वो फैक्टर लिखो जिससे डिमांड यानी मांग में फर्क पड़ता है, 2 कारक जिससे मांग में फर्क पड़ता है। पहला है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि भाई सीधी सी बात है किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी या घटेगी तो उससे जो है लोग उसको खरीदना या तो ज़्यादा करेंगे या तो कम करेंगे। प्राइस कम हुई तो खरीदेंगे ज़्यादा, प्राइस बढ़ गए तो कम खरीदेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। सेकेंड जो है इनकम ऑफ कंज्यूमर। सीधी सी बात है बेटा, अगर आपके पास इनकम होगी तो आप ये नहीं देखोगे कि प्राइस बढ़े या नहीं बढ़े, आप चीज़ों को खरीदोगे। अगर वहीं आपकी इनकम कम होगी तो आप जो है चीज़ों को कम खरीदोगे। तो 2 चीज़ें यानी कि 2 फैक्टर हमें याद रखने, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, इनकम। तो आप ये क्वेश्चन भी आप जो है कवर कर लीजिएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा, वो है प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन क्या होता है। तो जो प्रोडक्शन है वो फंक्शन है किसका, इनपुट का, इनपुट 1, इनपुट 2 या इनपुट 3, ऐसे ऐसे करके। अब हमें पता है कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें इनपुट चाहिए होता है। इनपुट क्या हो सकता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो कि हम पढ़ा है स्कूलों में। तो ये सब चीज़ें मिलाकर जो है हम जो है किसी वस्तु को बनाते हैं। तो आपको ये भी जो है ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट निकल के आता है इसके बाद वो है टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। तो टोटल प्रोडक्ट की हम बात करें तो टोटल प्रोडक्ट होता है हमारा टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड, है ना। एक फर्म में टोटल प्रोडक्ट कितने बनाए गए, मान लो 10 प्रोडक्ट बनाए हो आज, तो हम कहेंगे आज हमारे कितने टोटल प्रोडक्ट बने, 10 बने। तो जो भी टोटल आउटपुट हमने बनाया
वो हमारा टोटल प्रोडक्ट कहलाता है। तो वो एक क्वेश्चन आप कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन निकल के आता है डिफाइन मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो एक्स्ट्रा आउटपुट फ्रॉम वन मोर यूनिट ऑफ लेबर। इसका मतलब ये है बेटा, जैसे मान लो हमारे कंपनी में 3 मजदूर काम कर रहे थे हमारी फर्म में, और 3 मिलकर जो है 10 पेन बना रहे थे। ये इधर लेबर मान लेते हैं और इधर हम पेन मान लेते हैं ना। तो ये इधर हम जो है लेबर मान लेते हैं और इधर हम जो है पेन मान लेते हैं। तो 3 लेबर मिलकर 10 पेन बना रहे थे। तो हमने जब एक लेबर बढ़ा के कितना कर दिया, 3 से बढ़ाकर 4, तो पेन मान लो 10 से बढ़कर हो गई 12। तो कितनी, एक लेबर बढ़ाने पर कितनी पेन बढ़ी, 2 पेन बढ़ी। तो ये जो चेंज हुआ उसी को हम जो बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। देखो, एक्स्ट्रा आउटपुट 1 मोर यूनिट ऑफ लेबर, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने से आउटपुट में कितना फर्क आया, उसी को हम जो है मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन जो है आप कवर कर लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारा व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, व्हेन मोर लेबर इज यूज्ड विथ फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट इंक्रीज बट आफ्टर पॉइंट स्टार्ट इज डिक्रीजिंग। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमने 1 मजदूर था, 2 मजदूर थे, 3 मजदूर थे, 4 मजदूर थे और 5 मजदूर थे। तो ऐसे में जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा था, मान लो एक मजदूर ने जो है 2 वस्तुओं को बनाया, जैसे मान लेते पेन, फिर 2 मजदूर ने 4, फिर 3 मजदूर ने मान लो 8, फिर 4 ने मान लो 15, लेकिन 5वें के आने से मान लो हमारा जो प्रोडक्शन है वो गिरकर 12 हो गया। तो मतलब व्हेन मोर लेबर इज यूज्ड विथ फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट इंक्रीज बट आफ्टर पॉइंट स्टार्ट डिक्रीज। एक पॉइंट आने के बाद जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आप जो है कवर कर लेना। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, वो है कॉस्ट एंड रिवेन्यू। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन हर साल इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो ये भी आप जो है आपको कवर करना रहेगा। स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन, वो है डिफाइन फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जो कॉस्ट फिक्स्ड होती है उसी को हम जो है फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। तो एक ये आप जो है कवर करना। अब फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो आपने कुछ प्रोडक्शन करना है, पेन बनाना है, मान लो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं पेन का। तो पेन बनाने के लिए हमने क्या करा कि एक बिल्डिंग खरीदी, है ना। अब जो हम बिल्डिंग खरीदेंगे उसका किराया तो मंथली हमें देना पड़ेगा या फिर ईयरली, जो भी हो। तो आपने वो किराया शुरू में जाकर मान लो दे दिया 50,000, ठीक है। तो वो तो आपने 50,000 दे दिया, मतलब फिक्स्ड हो गया, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। अब चाहे आप 1,000 पेन बनाओ तो भी फिक्स्ड रहेगा, चाहे आप 10 पेन बनाओ तो भी फिक्स्ड रहेगा। तो ऐसी कॉस्ट को हम जो है फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। लेकिन हम बात करें इंक की, जैसे पेन में डलने वाली जो इंक होती है, वो तो मान लो हमें 1,000 पेन बनानी है तो हम इंक ज़्यादा बना लेंगे, मंगवा लेंगे। और अगर हमें कम पेन बनानी है, मान लो 500 बनानी है, तो हम इंक भी कम कर देंगे। मतलब वो जो कॉस्ट होती है वेरिएबल। तो याद रखना, 2 कॉस्ट हमें पता होनी चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट यानी जो फिक्स्ड रहती है, वेरिएबल कॉस्ट जो बदलती रहती है। देखो, बिल्डिंग जो होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो इंक है रॉ मटेरियल, इंक हमारी क्या हुई, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जो है वो हमारा कहलाएगा वेरिएबल कॉस्ट। तो वो भी आप जो है कवर कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो निकल के आता है टोटल कॉस्ट क्या होती है। अब टोटल कॉस्ट सीधी सी बात है, अभी हमने देखा कि 2 कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। मान लो फिक्स्ड कॉस्ट में आपने बिल्डिंग में पैसा लगाया था और रॉ मटेरियल के लिए आपने इंक खरीदी थी, और जब दोनों का पैसा जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है। इसलिए देखो, टोटल कॉस्ट क्या होती है, तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ने पर हमें टोटल कॉस्ट मिल जाती है, कुल लागत मिल जाती है। तो ये जो है कवर आपको करना रहेगा। उसके बाद अगला है डिफाइन रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होती है, आगम क्या होता है, इनकम फ्रॉम सेलिंग गुड्स, है ना। जैसे कि आपने मान लो आगम मतलब रेवेन्यू, जो आपने बेचकर कमाया। जैसे मान लो आपने 3 पेन बेची, कितने प्राइस पर बेची थी, 10 रुपए की एक पेन थी। तो सीधी सी बात है 30 रुपए आपके पास आए, तो 30 रुपए आपकी जो है रेवेन्यू कहलाएगी। तो आपको ये सिंपल क्वेश्चंस भी कवर कर लेने बेटा, 2 नंबर में हर साल पूछे जा रहे हैं। फिर होता है मार्जिनल रेवेन्यू, एक्स्ट्रा रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग 1 मोर यूनिट। अब हमने मार्जिनल वो कॉस्ट पढ़ के आए थे, वैसे मार्जिनल रेवेन्यू होता है। पहले हमने 4 पेन बेची थी तो हमें 10 रुपए के हिसाब से 40 रुपए मिल रहे थे। अब हमने क्या करा, एक पेन बढ़ा दी, 4 से बढ़ाकर हमने पेन कर दी 5। सीधी सी बात है, हमें पैसे भी मिलेंगे 10 रुपए ज़्यादा, सॉरी 10 रुपए के हिसाब से रहेगी तो हमें 50, यानी कि
एक पेन बढ़ाने पर, याद रखना, एक पेन बढ़ाने पर कितना जो है रिवेन्यू बढ़ा, तो 10 रुपए बढ़े, यानी 10 रुपए जो हमारे हैं वो क्या कहलाएंगे, मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है कवर कर लेना है। फिर है सप्लाई, अगला चैप्टर सप्लाई, उसमें से जो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने, वैसे बहुत सारे सप्लाई में, है ना, पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने की संभावना रहती है 2-2 नंबर में, वो रहते हैं ये 3 क्वेश्चंस। सप्लाई क्या होता है हमें पता होना चाहिए, लो ऑफ सप्लाई क्या होता है, और टू फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई क्या होता है। हम ये अगर पढ़ लेंगे तो मोस्ट ऑफ द हमारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। देखो, डिफाइन सप्लाई, सप्लाई क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूसर वेंट टू सेल एट अ गिवन प्राइस। सीधी सी बात है, मार्केट में मान लो किसी प्रोडक्ट के 10 भाव जो चल रहे हैं, मान लो 10 रुपए, तो जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक करता है, वो कितने यूनिट्स बेचना चाहता है, ठीक है, तो और कितना बेच सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं सप्लाई। जैसे 10 रुपए मान लो वो जो है 10 पेन बेचना चाहता है, तो 10 पेन का सप्लाई होगा। अगर वही पैसे बढ़ जाए 20, तो अब वो मान लो यूनिट भी 20 करना चाहता है, तो सप्लाई जो है 20 हो जाएगा। इसीलिए क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूसर वेंट टू सेल एट ए गिवन प्राइस, किसी खास प्राइस पर कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूसर बेचना चाहता है, उसी को हम सप्लाई कहते हैं। और लो ऑफ सप्लाई क्या रहता है बेटा, लो ऑफ सप्लाई सीधी सी बात है, लो ऑफ सप्लाई, प्राइस अगर बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगा, और प्राइस अगर कम होंगे तो सप्लाई भी कम होगा। ये डिमांड के अपोजिट रहेगा। डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, याद करना, डिमांड में हमने पढ़ा था कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, और प्राइस घटने पर डिमांड जो है बढ़ जाती है। लेकिन अब जो है हम अलग चीज पढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सोचो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, है ना, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप क्या करोगे, अगर मार्केट में प्राइस ज़्यादा है, मार्केट में अगर प्राइस ज़्यादा है तो आप चाहोगे मेरे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिक जाए। जैसे कि अभी कूलर, एसी वगैरह ठंड में नहीं बिकेंगे, लेकिन जैसे गर्मी आएगी प्राइस बढ़ेंगे, और प्राइस बढ़ेंगे तो उनका मुनाफा भी ज़्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन में प्रोड्यूसर चाहेगा कि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़े, इसलिए हम बोलते हैं प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। तो आप जो है पूर्ति, यानी कि पूर्ति का नियम क्या कहता है, हमें याद रखना है, सीधा संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। फिर टू फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, अब सप्लाई को कौन चीज़ अफेक्ट करती है, किस चीज़ से फर्क पड़ सकता है, सीधी सी बात है, एक तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट से, अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो सेल में फर्क आएगा, प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगा, और टेक्नोलॉजी के चेंज होने से पर भी फर्क पड़ता है। जैसे कि मान लो हम पहले जब कूलर लेने जा रहे थे उसकी टेक्नोलॉजी अलग थी, लेकिन अब इस बार जो कूलर लेने गए उसकी टेक्नोलॉजी बदल गई है। तो टेक्नोलॉजी बदल गई और किसी कंपनी ने अपने कूलर को में टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट नहीं करा, तो सीधी सी बात है उसका जो प्रोडक्ट है मार्केट में शायद सप्लाई ना हो पाए उतना। तो टेक्नोलॉजी से भी क्या होता है कि सप्लाई में फर्क पड़ सकता है, अफेक्ट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आपको कवर करने हैं। फिर हम बात करें फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर हम करना चाहें तो वो कर लेने हैं। वो कुछ इस तरीके से होंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन ऑफ मार्केट। मार्केट तो पता ना, जहां पर बहुत सारे कंज्यूमर्स और सेलर्स होते हैं जो आपस में बाइंग और सेलिंग का काम कर रहे होते हैं, उसी को हम, ऐसी प्लेस को हम मार्केट कहते हैं। और आज के टाइम पे तो ऑलमोस्ट सारी जगह पर ही बायर्स और सेलर्स मिल जाते हैं, क्योंकि आज तो ऑनलाइन का टाइम है, तो हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया ही एक मार्केट की तरह काम कर रही है। लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑफ मार्केट क्या होता है, जहां पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, आइडेंटिकल गुड्स होते हैं, नो प्राइस कंट्रोल होता है। आइडेंटिकल मतलब एक नहीं तो दूसरा, एक दूसरे के हिसाब से, और नो प्राइस कंट्रोल, जिस पर प्राइस का कोई कंट्रोल नहीं होता, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है मार्केट में आसानी से, कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी बेच सकता है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन ऑफ मार्केट, जो कि पूछा जाता है हर साल, ये भी आपको एक कवर करना रहेगा। उसके बाद है व्हाट इज मोनोपोली। अब मोनोपोली का मतलब होता है बेटा एकाधिकार, है ना, एकाधिकार। एक अधिकार का मतलब किसी एक का अधिकार, है ना। वन सेलर, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, उस जो भी वो चीज बेच रहा है उसके आसपास कुछ भी नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट दुनिया अभी और कोई कंपनी बना ही नहीं रही है ना। प्राइस कंट्रोल बाय सेलर, अब क्योंकि एक व्यक्ति ही सिर्फ उस चीज को बना रहा है, उस प्रोडक्ट को बना रहा है, तो वो अपने हिसाब से उस प्राइस को भी कंट्रोल करता है, तो वो होता है मोनोपोली, मतलब किसी एक का अधिकार मार्केट में, है ना। ये क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट है, आपको कवर करना है। उसके बाद हम बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, मेनी सेलर्स। मोनोपोली में एक था, मोनोपोलिस्टिक में मेनी सेलर्स। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट ब्रांड हम मान लेते, कोई टूथपेस्ट में कोई एक ब्रांड नहीं है, बहुत सारे ब्रांड है जो बेच रहे हैं,
तो उसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं। और फिर एक होता है ओलिगोपोली। फ्यू बिग फर्म्स डोमिनेट मार्केट, जैसे टेलीकॉम कंपनी हो गई है ना, हम टेलीकॉम का मतलब जो ये टेलीकॉम कंपनी है ना, जैसे जियो है ना, एयरटेल और वीआई, सिर्फ 3 ही बड़ी कंपनियां हैं जो फिलहाल अभी मार्केट को डोमिनेट कर रही है। तो ऐसा कुछ बड़ी कंपनियां जब मार्केट को कवर करती है उसको हम ओलिगोपोली बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के एग्जाम में जाते हो तो गारंटेड आप ठीक ठाक स्कोर कर पाओगे। थोड़ा दिमाग अपने आप को भी लगा के रखना है, अगर इसके आसपास के क्वेश्चन आते तो आपको इन क्वेश्चंस वाला नॉलेज को ही वहां पर अप्लाई करना रहेगा। और तो बस मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज में, जो कि हम मैक्रो के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।